गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। टीम इंडिया के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने जामनगर उत्तर सीट से अपना पर्चा भरा। वहीं सूरत मजूरा सीट से गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने नामांकन किया। इस बीच गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय कमलम के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, गृह मंत्री अमित शाह पार्टी दफ्तर में ही मौजूद थे। वहीं कांग्रेस में भी टिकटों के लिए बवाल चल रहा है। अहमदाबाद के कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर जलाए। उधर सूरत में असदुद्दीन ओवैसी की सभा में मोदी मोदी के नारों को लेकर सियासत तेज हो गई। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद थे। पर्चा भरने से पहले डिम्पल ने अखिलेश यादव के साथ घर पर हवन पूजन किया। इसके बाद दोनों सैफई में मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर गए और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डिम्पल यादव के नामांकन के मौके पर पूरा यादव कुनबा एकजुट नजर आया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव से लेकर तेज प्रताप यादव तक सभी दिग्गज वहां मौजूद थे, लेकिन शिवपाल यादव नजर नहीं आए। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वहीं दिल्ली की सत्ता में काबिज पार्टी के नेताओं का आरोप है कि पिछले 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी में कोई काम नहीं किया, इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए वो झूठे आरोप मढ़ रही है। इस बीच शराब घोटाले को लेकर आपकी मुसीबतें कम नहीं हो रही। अब ईडी ने विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दोनों को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड को लेकर सियासत गर्म है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच जितेंद्र आह्वाड ने अपने खिलाफ दर्ज छेड़छाड़ के मामलों को झूठा बताते हुए विधानसभा से इस्तीफा देने का दावा किया, जिसके बाद अजीत पवार ने उनसे मुलाकात की और इस्तीफा वापस लेने की अपील की। उधर बीजेपी ने जितेंद्र आह्वाड के इस्तीफे को नाटक बताया। दरअसल रविवार की देर रात एक कार्यक्रम के बाद एक महिला ने जितेंद्र आह्वाड पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। 72 घंटे पहले ही जितेंद्र आह्वाड पर हर हर महादेव फिल्म को जबरन बंद करने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी के नेता अखिल गिरी के बयान को लेकर बीजेपी का विरोध जारी रहा। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अखिल गिरी के विवादित बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस विरोध के लिए जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। जस्टिस एमआर शाह और हिमा कोहली की बेंच ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कानून की मांग को लेकर दायर याचिका पर 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। मुंबई से दिल्ली आए आफ्ताब नाम के शख्स ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा का दरिंदगी से मर्डर कर दिया। हत्या के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए और धीरे धीरे जंगल में फेंक आया। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों मुंबई की कॉल सेंटर में काम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन श्रद्धा के परिवार वाले तैयार नहीं हुए। तब आफ्ताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली में आ गए। श्रद्धा के परिवार वालों को काफी दिनों तक उसके बारे में जानकारी मिलती रही। फिर कई महीनों तक कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने मुंबई में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। मुंबई पुलिस की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और आफ्ताब को दबोच लिया। उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर हुए धमाकों को राजस्थान पुलिस ने आतंकी घटना बताया। पुलिस के मुताबिक धमाकों के लिए सुपर पावर 90 डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। इस बीच एनएसजी की टीम ने मौके पर पहुंचकर साजिश के सुराग तलाशने के लिए सबूत इकट्ठा किए। जांच में एनआईए और राज्य एटीएस की टीम को भी शामिल किया गया। पूरे मामले में आतंकी के साथ साथ नक्सली एक्टिविटी के एंगल से भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को लोकल ग्रुप के शामिल होने का भी शक है। ब्लास्ट शनिवार शाम को रात 7 बजे के करीब हुआ।
रविवार को सुबह गांव वालों ने रेलवे को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले पैसेंजर ट्रेन को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। अक्टूबर में खुदरा महंगाई घटकर 6.77% पर आ गई। सितंबर में आंकड़ा 7.41% पर था। वहीं एक साल पहले यानी अक्टूबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.48% थी। लगातार 2 महीने बढ़ने के बाद सीपीआई में गिरावट देखने को मिली। नए आंकड़ों के साथ महंगाई 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। खाने पीने का सामान, खास तौर पर सब्जियों और दालों की कीमतों के घटने की वजह से महंगाई घटी है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से करेंगे जिसकी देश के हर घर में चर्चा हो रही है। आज आपको ये बताएंगे कि जब एक लड़की एक खतरनाक कातिल को अपने सपनों का राजकुमार समझने लगती है, उसके साथ शादी का सपना देखती है, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देना चाहती है, लेकिन वो कातिल अपनी उसी प्रेमिका के शरीर के 35 छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे शहर में बिखेर देता है, तब क्या होता है? ये जो आज की कहानी है, ये भारत के हर परिवार के लिए, हर माता पिता के लिए और हर युवा के लिए एक सबक होना चाहिए। इसलिए आज आप इस खबर को ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिएगा। यह कहानी 2 लोगों के बारे में है। एक है ये लड़की जिसकी उम्र है 26 साल, इसका नाम था श्रद्धा विकास वालकर, और दूसरा ये लड़का जिसकी उम्र 28 साल है और लड़के का नाम है आफ्ताब पूनावाला। पुलिस के मुताबिक इन दोनों की मुलाकात वर्ष 2019 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। तो पहली चीज जो आपको नोट करने वाली है वो ये कि डेटिंग ऐप के जरिए ये दोनों मिले थे। उस समय ये दोनों मुंबई में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। इसके बाद डेटिंग ऐप पर दोस्ती होने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा से कई बड़े बड़े वादे किए और कहा कि अगर उसके परिवार को उन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं है तो वो इसके लिए अपना घर छोड़ने के लिए भी तैयार है और दोनों मुंबई से दूर किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। ये वादे इस लड़के ने किए थे श्रद्धा से। इसके बाद जब इस लड़की ने अपने परिवार को आफ्ताब के बारे में बताया तो उसके परिवार ने इस रिश्ते का जबरदस्त विरोध किया और कहा क्योंकि लड़का दूसरे धर्म का है, लड़का इस्लाम धर्म को मानने वाला है और लड़की हिंदू धर्म को मानती है, इसलिए यह शादी नहीं हो सकती। लेकिन श्रद्धा नहीं मानी और वो आफ्ताब के साथ अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ दिल्ली आ गई। बड़ी बात यह है कि इससे पहले यह लड़की मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जबकि यह लड़का पेशे से एक शेफ था और सोशल मीडिया पर यह खुद को एक फूड ब्लॉगर बताया करता था। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब और यह लड़की इसी साल अप्रैल में दिल्ली से कहीं बाहर घूमने गए थे, लेकिन इसके बाद जब वो वापस लौटे तो दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और तनाव तभी से शुरू हुआ। इस झगड़े के दौरान 18 मई को इस लड़के ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल इस हत्या को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं क्योंकि मामला अब बहुत कई महीने पुराना हो चुका है, इसलिए अभी इसकी जांच चल रही है। और ऐसा भी शक है कि लव जिहाद का भी ये एक मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि लड़की शादी करने के लिए इस लड़के पर दबाव बना रही थी, इसलिए लड़के ने गुस्से में आकर लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद जो इस लड़के ने किया उस पर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। इस लड़के ने एक आरी ली और आरी से इस लड़की के शव के 35 टुकड़े किए और इन सभी टुकड़ों को उसने अपने घर में एक बड़े से फ्रिज में 18 से 19 दिनों तक रखा। और यह फ्रिज भी उसने हत्या के अगले दिन जाकर खरीदा था और यह फ्रिज उसने 25,000 रुपए में खरीदा, सिर्फ इसलिए ताकि वो लड़की के शव को इस फ्रिज में रख सके। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि यह लड़का हर रोज रात को 2 बजे फ्रिज से शव का एक टुकड़ा निकालकर आसपास के इलाकों में जाकर फेंक देता था। ऐसी जगह जहां हरियाली ज्यादा होती थी, जहां घने जंगल हो, वहां इन टुकड़ों को जाकर फेंकता था और ऐसा इसने लगातार 18 दिनों तक किया। हाथ और पैरों को लोग आसानी से देखकर ना पहचान लें, इसलिए उसने श्रद्धा के हाथ और पैरों के भी 3 अलग अलग टुकड़े कर दिए, 3 हिस्सों में काट दिया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस लड़के ने जिस फ्रिज में शव के इन टुकड़ों को रखा, उसी फ्रिज में यह अपने खाने पीने का सामान भी रखता था और बाहर से जब ये ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता था तो ये तब भी
2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता था ताकि किसी को यह शक ना हो कि यहां पर सिर्फ एक आदमी रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह लड़का क्योंकि पेशे से खुद शेफ था और इसे सब्जियां काटना और यह सब काम करना बहुत आता था, इसलिए उसने इस लड़की की हत्या के बाद उसकी लाश के 35 टुकड़े किए बड़े शातिर तरीके से, ताकि उसके परिवार के लोग भी इस लड़की को पहचान ना सके। इस तरीके से काटा। दिल्ली के जिस इलाके में यह हुआ, इस इलाके को कहते हैं मेहरौली। मेहरौली के इलाके में ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इस घटना की भनक तक नहीं लगी और इन लोगों ने यह सोच लिया कि इस लड़के का शायद इस लड़की से झगड़ा हो गया था, इसलिए लड़की उसे छोड़कर वापस अपने घर चली गई होगी। हालांकि परिवार का कहना है कि उसे कभी अपनी बेटी के बारे में पता ही नहीं चला, ना मौत के बारे में पता चला। असल में यह लड़की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बड़ी एक्टिव होती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और अक्सर नई नई तस्वीरें और अपने वीडियो लगातार पोस्ट करती रहती थी। लेकिन जब 2 महीने तक सोशल मीडिया पर उसने कुछ नया पोस्ट नहीं किया, कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की, कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो उसकी एक दोस्त ने इस लड़की के परिवार को बताया कि इस लड़की का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और इसके 6 महीने के बाद जाकर, मतलब हत्या के 6 महीने के बाद अब जाकर यह आफताब नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है। इस मामले में परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें 3 बातें बहुत अहम हैं जो लड़की के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है। पहली बात यह कि जब इस लड़की के परिवार को पता चला कि उनकी बेटी आफताब नाम के किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो परिवार ने और माता पिता ने इस लड़की को काफी समझाने की कोशिश की और उससे यहां तक कहा कि यह लड़का एक डेटिंग ऐप पर मिला है और उस पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन लड़की नहीं मानी। दूसरी बात, परिवार ने जब इस पर और ज्यादा दबाव बनाया तो लड़की ने यह कहा कि वो 25 साल की है और पूरी तरह से बालिग है। वो 25 साल की है, अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती है, इसलिए कानूनन उसका परिवार भी उसे आफताब के साथ रहने से रोक नहीं सकता। और तीसरी बात यह कि दिल्ली आने के बाद जब आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था तो एक बार ये लड़की डर कर वापस मुंबई में अपने घर चली गई और तब उसके पिता ने फिर से इस लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की कि आफताब उसके लिए ठीक लड़का नहीं है और वो अब वापस ना जाए। और एफआईआर के मुताबिक ये लड़की भी तब इस बात को मान रही थी, लेकिन बाद में आफताब ने फिर से इस लड़की को फोन करके माफी मांगी, इसका ब्रेन वॉश किया और उससे कहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और अब कभी मारपीट नहीं करेगा। और इसके बाद ये लड़की फिर से अपने परिवार को छोड़कर आफताब के पास दिल्ली लौट आई, लेकिन इस बार आफताब ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया। आफताब ने न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि उसके शव के इतने टुकड़े किए कि पुलिस अब तक इस लड़की के शरीर के टुकड़ों को ढूंढ रही है। फ्रिज खरीद करके ले आया। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। ये फ्रिज खरीद करके आफताब लाता है, उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है, उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है और जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि एक एक टुकड़ा रोज वो फ्रिज से निकालता था, पॉलीथीन में डालता था, उसके बाद बैग में उसे रखकर तकरीबन रात को 2 बजे आफताब अपने फ्लैट से निकलता था और छतरपुर के आसपास जो जंगल है वहां रोजाना एक टुकड़ा फेंकता था। बॉडी पार्ट को वो पॉलीथीन में जरूर लेकर जाता था, लेकिन जब वो फेंकता था बॉडी पार्ट का टुकड़ा तो पॉलीथीन से निकाल कर फेंकता था ताकि आसानी से जल्दी जो बॉडी है वो डिस्पोज ऑफ हो सके, कोई जानवर उसे खा सके। मैं मौजूद हूं उसी जगह पर जहां पर ये रात को 2 बजे के तकरीबन अपने घर से निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसे ही जंगलों में, दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये छतरपुर फूल मंडी के 100 फुटा जो रोड है उसके अगल बगल के जंगल हैं जहां पर ये तमाम जगह पर आप देख सकते हैं बेहद सुनसान ये इलाका है और ऐसी ही जगह पर वो डंप करता था। ये भी एक ऐसा स्थान है जहां पर बताया गया है कि वो श्रद्धा की जो बॉडी है उसके टुकड़े करने के बाद यहां पर लाकर लाश के टुकड़ों को छुपाया करता था और ऐसा करने के लिए वो हमेशा रात को तकरीबन 2 से 3 बजे निकलता था ताकि किसी को शक ना हो।
यहाँ पर ये एक ताला लगा दिया गया है। ताला इसलिए लगाया गया है ताकि पुलिस जो है धीरे धीरे करके एविडेंस यहाँ से लेके जा सके। और आपको घर की तस्वीरें भी दिखाऊंगी, अंदर आपको नजर आएगा कि कितना सामान्य सब कुछ लगता है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो फूल भी यहाँ आपको नजर आएंगे, ये जो है ये आर्टिफिशियल फूल यहाँ रखे हुए हैं। और घर के अंदर की जो तस्वीरें हैं उससे पता चलेगा कि कितने सामान्य तरीके से कोशिश की गई थी कि सब कुछ एकदम सामान्य तरीके से ही लगे, कि सब कुछ एकदम ठीक है। ये कपड़े भी आपको सूखते हुए नजर आ रहे हैं, ये पीछे की भी जो चीजें हैं ये आपको ऐसी ही नजर आ रही है। लेकिन इससे एक बात और पता चलती है कि घर को ठीक करने के पीछे, घर की साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया गया था और जल्दबाजी के अंदर इस घर को छोड़ा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर कोई डेटिंग ऐप पर मिलता है और सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करता है, अच्छी बातें करता है, अपनी एक खास छवि बनाकर रखता है, तो क्या आपको ये मान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति वाकई में बहुत अच्छा होगा? क्योंकि आजकल जो चलन है वो ये कि लोग अपने कई चेहरे सोशल मीडिया पर लोगों के सामने रखते हैं, अपना असली चेहरा छुपाते हैं और न जाने कितने नकाब अपने असली चेहरे पर लगा लेते हैं। और सोशल मीडिया पर जो कुछ आप देखते हैं वो उनका असली चेहरा नहीं बल्कि उनका नकाब होता है। आज जब हमने इस लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया कि ये सोशल मीडिया पर क्या करता था, क्या लिखता था, तो हमने पाया कि ये लड़का अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता था। कोई भी लड़की इस तरह की बातों को देखकर पढ़कर इस लड़के के प्रति आकर्षित हो ही जाएगी। ये लड़का अक्सर महिलाओं को सम्मान देने की बातें लिखता था सोशल मीडिया पर, महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की बात करता था। एक पोस्ट में इसने एसिड अटैक में संघर्ष करने वाली महिलाओं की भी प्रशंसा की थी। यानी जो रील वाली दुनिया में इस लड़के का रूप अलग था और रियल वाली दुनिया में इस लड़के की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग थी। एक और बात, 2016 में इसने एक आर्टिकल शेयर करके बताया था कि कैसे फल और सब्जियां काटनी चाहिए, लेकिन कौन जानता था कि 6 साल के बाद यही लड़का आफताब श्रद्धा को इसी तरह से 15 टुकड़ों में 35 टुकड़ों में काट डालेगा। यह भी सोशल मीडिया पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं इसी लड़के की है। बड़ी बड़ी बातें करता था, LGBT के अधिकारों की बातें करता था, महिलाओं के अधिकारों की बातें करता था। दिवाली पर पोस्ट डालता था इस तरह की कि दिस दिवाली बर्स्ट योर ईगो नॉट क्रैकर्स। तो ये आफताब पूनावाला सोशल मीडिया पर क्या लिखता था वो आप देख लीजिए और असल जिंदगी में क्या था वो हमने आपको बता दिया। तो सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बड़ी बड़ी सारी वो बातें जिससे किसी को भी आजकल जो इसको हम कहते हैं बड़ी फैशनेबल बातें हैं वो लिबरल दिखने की कोशिश करता था। लेकिन असल में इस नकाब के पीछे उसका चेहरा कितना काला था, उसकी कितनी काली सच्चाई थी, वो आज पूरी दुनिया ने देख ली। बाहर कहता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने घर में उस लड़की के 35 टुकड़े इसने किए और एक बार भी इसका हाथ कांपा नहीं। इस घटना से आप सब के लिए 3 बड़े सबक आप ले सकते हैं। पहला सबक, देश भर में जो माता पिता हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किससे मिलजुल रहे हैं, सोशल मीडिया पर किससे दोस्ती कर रहे हैं। यह माता पिता का अधिकार है यह पता करना कि जो उनके घर में उनके बच्चे हैं वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। दूसरा, लड़की किस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है या उल्टा भी लड़का किस लड़की के साथ रह रहा है, इसकी सभी जानकारी परिवार को जरूर रखनी चाहिए। और तीसरा, ऐसे मामलों को हर स्तर पर लेकर आपको जाना चाहिए। अगर जैसे इस मामले में ऐसा नहीं कि परिवार ने कोशिश नहीं की, परिवार ने लगातार श्रद्धा को समझाया, परिवार लगातार उसको कहता रहा कि लड़का आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन श्रद्धा ने क्या कहा कि मैं 25 साल की हूं, मैं बालिग हूं और कानूनन आप मुझे रोक नहीं सकते और मैं अपने लिए कोई भी फैसला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हूं। ऐसे में परिवार क्या करे? पहली बात तो यह कि परिवार सबसे पहले अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में जरूर रखना चाहिए, उनके साथ अपने रिश्ते सुधारें। दूसरी बात, अगर परिवार की बात नहीं मानी जा रही है तो दोस्तों की मदद लेनी चाहिए, समाज की मदद लेनी चाहिए और जिस भी स्तर पर जाना हो मदद करके ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को समझाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो किसी के लिए भी, माँ बाप की बात तो इसमें हमने कर दी, परिवार की भी कर दी, लेकिन युवा क्या करें? आज आपको हम ये कहना चाहेंगे कि कभी भी अपने किसी भी दोस्त को या किसी अजनबी को
उसका सोशल मीडिया हैंडल देखकर, सोशल मीडिया पोस्ट देखकर, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखकर कभी भी जज मत कीजिए। कभी भी यह मत सोचिए कि आपको डेटिंग ऐप पर जो कोई लोग मिल रहे हैं वो वाकई जो आपको मिलने वाला है वो सच्चा प्यार ही मिलने वाला है। कई बार यह भी होता है। इसलिए डेटिंग ऐप पर अगर आपको कोई मिल रहा है तो 1000 बार सोचिए उससे पहले कि आप उसके साथ किसी गंभीर रिश्ते में जाएं। डेटिंग ऐप पर अक्सर ज्यादातर यही देखने में आया है कि जो लोग होते हैं वो कैजुअल रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं, उनका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कोई इरादा नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए डेटिंग ऐप्स पर जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर कभी भी भरोसा करके अपनी जिंदगी के बड़े फैसले कभी मत लीजिए। अब हम आपको इंडोनेशिया के बाली में लेकर चलते हैं, बाली द्वीप पर लेकर चलते हैं, जहां आज G20 समिट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। और यह दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर की आपके सामने पहली तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 11 साल के बाद मिल रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात 11 साल के बाद हुई है। पिछली बार जब ये दोनों मिले थे उस समय बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उस मुलाकात के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते चले गए और दोनों देशों के बीच बहुत तनाव हो गया। लेकिन अब 11 साल के बाद एक बार फिर चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति इस मंच पर मिले हैं। और यह ऐसा समय है जब अमेरिका में जो बाइडेन की लोकप्रियता कम हो रही है, लेकिन शी जिनपिंग लगातार मजबूत हो रहे हैं अपनी लोकल पॉलिटिक्स में, और वो आजीवन अब चीन के राष्ट्रपति बने रहने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अब जो बाइडेन जैसे जो नेता हैं वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि हर देश में चुनाव होता है, लेकिन शी जिनपिंग अब ऐसा लगता है हमेशा रहेंगे। बाली में G20 समिट का आयोजन कल है और इसमें हिस्सा लेने के लिए अब से कुछ देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बाली में भारतीय समुदाय के लोगों से आज पहुंचते ही मुलाकात की है। आप देख सकते हैं किस तरह भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित हैं। उनका जबरदस्त स्वागत हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां जो इंडियन कम्युनिटी होती है वो दिल खोलकर उनका स्वागत करती है, मिलने के लिए जाती है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। अमृतपाल से G20 की तो कवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी। हम आपको बताते रहेंगे कि G20 के इतने बड़े मंच पर दुनिया के किस देश के नेता ने क्या कहा और वहां क्या चल रहा है। लेकिन उसके अलावा भी आज आपके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन बाली में 84% हिंदू रहते हैं। आज आपको यह बताएंगे कि इतने बड़े मुस्लिम देश में बाली के हिंदुओं ने कैसे अपनी पहचान बनाकर रखी। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। वहां पर कुल आबादी लगभग 27.5 करोड़ है, जिसमें से 87% मुसलमान है, इस्लाम धर्म को मानने वाले, 10% ईसाई, 1.6% हिंदू और 0.7% आबादी बौद्ध धर्म की है। यानी लगभग 1.5% हिंदू वहां पर रहते हैं। यानी इस हिसाब से इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल देश है। लेकिन इस मुस्लिम बाहुल देश में भी बाली पूरी तरह से हिंदू बाहुल क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। बाली की कुल आबादी सिर्फ 43 लाख है, जिनमें सबसे ज्यादा लगभग 84% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 13.5% मुसलमान रहते हैं और 2.5% ईसाई धर्म के लोग इस द्वीप पर रहते हैं। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, उससे पहले इंडोनेशिया में 2 ही धर्मों का प्रभाव था, एक था हिंदू धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। लेकिन बाद में जैसे जैसे यहां इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता चला गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब बाली में हिंदू धर्म के लोगों के सामने धर्म परिवर्तन का संकट आ गया कि अब उन्हें भी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। असल में वर्ष 1945 में जब इंडोनेशिया को डेनमार्क से आजादी मिली तो वहां इस धार्मिक विविधता को लेकर एक अजीब सी बेचैनी थी और कहा जाता था कि हिंदू धर्म में एक से ज्यादा भगवान है, इसलिए अपने
अपने भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं इंडोनेशिया को एक समाज के तौर पर विकसित नहीं होने देंगी। इसलिए तब वहां की सरकार 5 सिद्धांत लेकर आई। इन 5 सिद्धांतों को आप एक तरह से इंडोनेशिया का संविधान कह सकते हैं, जिसे वहां पंचशील कहते हैं। और इनमें जो पहला सिद्धांत है उसे मोनोथिस्ट कहते हैं। मोनोथिस्ट का मतलब उन लोगों से है जो एक भगवान को मानते हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने जब इस शर्त को वहां लागू किया तो वहां रहने वाली हिंदू आबादी के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया और उस समय उनके सामने 2 विकल्प थे। पहला, या तो वो हिंदू धर्म को ही छोड़ दें और इस्लाम या ईसाई धर्म को अपना लें, क्योंकि इन दोनों धर्मों में एक ही ईश्वर को मानने का सिद्धांत है। और दूसरा विकल्प था कि वो हिंदू धर्म के किसी एक भगवान को ही माने और उनकी पूजा करें। आप सब जानते हैं हिंदू धर्म में एक नहीं अनेक भगवान हैं, अनेक देवी देवताएं हैं, और हिंदू धर्म में कोई कहे कि एक ही भगवान को आपको मानना है तो किसी को भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। और वहां यही कहा गया कि हिंदू धर्म का अगर आप पालन करना चाहते हैं तो आपको एक ही भगवान को मानना होगा। बाली के लाखों हिंदुओं ने उस समय तय किया कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि वो हिंदू धर्म में ही रहकर एक ईश्वर को मानने का सिद्धांत अपनाएंगे, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम था। काफी चर्चा और बहस के बाद 1964 में इंडोनेशिया की सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत कहा गया कि हिंदू धर्म के लोग एक ही भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हैं, और तब उन्हें एक विशेष नाम दिया गया और यह नाम था संगयंग विधि या अचिंत्य। सरल शब्दों में कहें तो इसके तहत तब बाली और दूसरे प्रांत के हिंदुओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के रूप में एक ही भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू कर दी, और इस तरह वहां हिंदू समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ा। आज बाली में 650 से ज्यादा गांवों में हिंदू रहते हैं और वहां 20,000 से ज्यादा मंदिर है। लेकिन भारत के हिंदुओं की तरह बाली के हिंदू अब बहुत सारे भगवानों की पूजा नहीं कर सकते। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस समय बाली में है और उन्होंने इस विषय पर आपके लिए वहां से एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट भेजी है, जो आपको भारत और इंडोनेशिया के हिंदुओं के बीच बुनियादी फर्क के बारे में बताएगी। एक मुस्लिम बहुल देश में, एक हिंदू बहुल द्वीप में हिंदू आस्था किस रूप में नजर आती है? भारत से क्या क्या इसमें फर्क है? देखिए, ये एक बाली का आम हिंदू मंदिर है, जहां पर आपको द्वार के दोनों ओर द्वारपाल नजर आ जाएंगे, और द्वार का भी एक अलग ही ढांचा होता है। जो मंदिर का हिस्सा होता है वहां पर छत नहीं है, वहां पर प्रार्थना जरूर की जाती है। और यहाँ पर चूंकि अधिकांश जो इलाके हैं वहां पर जो पर्यटक हिस्से भी जुड़ गए हैं, जहां पर घूमने के लिए टिकट के साथ हर धर्म के लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है खास इस मंदिर का, जो कि बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध है, वहां लिखा है कि आप यहां भीतर नहीं जा सकते हैं, ये केवल पूजा के लिए है, ये केवल आस्था की जगह है। ये जो फूल मैंने लगाया है ये दरअसल प्रसाद का हिस्सा है। आपकी आस्था पूजा के बाद जब आरती होती है, जो इनके स्वरूप में होती है, उसके बाद आप इसे लगाते हैं और टीके के नाम पर आप चावल लगाते हैं। आमतौर पर जो हम कुमकुम पर चावल लगाते हैं, तो यहाँ केवल ये चावल लगता है। बाली में जो हिंदू परिवार रहते हैं आमतौर पर वो एक साथ रहते हैं, एक जॉइंट परिवार होता है। और क्या क्या प्रथाएं होती हैं उनकी, ये एक ऐसा ही परिवार है जहां पर पति हैं, पत्नी है, उनकी माँ है, घर में और भी सदस्य हैं। लेकिन यू हैव वन टेम्पल इन एवरी हाउस? Yes, यू हैव अ टेम्पल? one temple in the middle. व्हाट टाइम डू यू प्रे? I pray for 3 times usually a day. 3 बार एक दिन में पूजा करने की प्रथा होती है यहाँ पर। एंड एवरीबडी प्रेज इन द फैमिली? Yes, family. My aunt, my mama, my husband. दे प्रे, 2 people pray. You don't? All actually Together? Yeah, all together. Yeah. And festivals? Festival we ceremony a month twice. Okay. A month twice. Every full moon and dark moon. Yeah. Everyone has this. This is. Yeah. Everyone has this. This is like when we are going to the Holy Mother Temple, we get like
bracelet like this. This is the symbol of three dhatu. ओके, और ब्रह्मा विष्णु महेश। Yes. Yeah. तो जो त्रिमूर्ति हैं, जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो एक मानकर उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। यही यहाँ पर प्रथा है। दिस इज, व्हाट इज इट कॉल्ड? यू से This is called three dhatu, benang three dhatu. ओके, जो हम कलावा कहते हैं, उसको इंडोनेशिया की भाषा में ये कहा जाता है। आपको भारत के हिंदुओं में और यहाँ के हिंदुओं में फर्क दिख रहा है? मैम बेसिकली यहाँ के जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीजियसली डोमिनेंट हैं। दे स्पेंड ऑन 30 डेज में वो अपना 22 डेज दे वर्क एंड दे फॉर द 8 कंसेक्यूटिव डेज वो अपने रिलीजियसली अपनी प्रैक्टिस करने में, अपने घर में टेम्पल्स डेकोरेट करने में और बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड फॉर दैट 24 आवर्स इन अ डे, तो दे स्पेंड 4 आवर्स इन प्रैक्टिसिंग रिलीजियस एक्टिविटी और बहुत डोमिनेंट हैं ये लोग हिंदू में। हाँ, आपको कोई फर्क दिखता है? यस बिल्कुल, जो कि जैसा मेरे दोस्त ने बोला ऐसा तो है ही। प्लस मुझे जो समझ में आता है बीइंग दिस मुस्लिम कंट्री एंड उसमें पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर हिंदू की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसा मतलब 80% मुस्लिम कंट्री में 80% पर्टिकुलर इस जगह पे 80% हिंदू है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो या कल्चर का गणेश जी की प्रतिमाएं, वो सब गणेश जी की प्रतिमा, हाँ गणेश जी की प्रतिमा दिख रही है आई गेस। बट ये भी डिफरेंट है कि आप यहाँ के टेम्पल्स देखेंगे जहाँ पे ऐसे टेम्पल्स है जहाँ पे डाइटी नहीं है। सो ये भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अवर इंडिया। सो ये डिफरेंसेस है। इंडोनेशिया वही देश है जिसका जिक्र पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक बयान में किया था। उस समय उन्होंने भारत के करेंसी नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी देवी की प्रतिमा को अंकित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए हमारे रुपए के नोट पर, और कहा था कि जब इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश होकर वहां के करेंसी नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छाप सकता है तो हमारा देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने कहा था। और बहुत सारे लोगों ने तब यकीन भी कर लिया था। आज हमने इस दावे का एक फैक्ट चेक किया है। हमारे देश में नकली फैक्ट चेकर्स तो बहुत बनकर घूम रहे हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी हैं जो अपने आप को फैक्ट चेकर बताते हैं, लेकिन वो फैक्ट चेक करते नहीं हैं, वो नकली फैक्ट चेकर होते हैं। लेकिन हमने इस दावे को का फैक्ट चेक किया है और देखिए क्या है। हकीकत यह है कि भगवान गणेश की तस्वीर वाले जिन नोटों को लेकर इंडोनेशिया की भारत में तारीफ अक्सर की जाती है, वो नोट इंडोनेशिया में वर्ष 2008 में ही बंद हो चुके हैं। यानी आज इंडोनेशिया की किसी भी मुद्रा पर भगवान गणेश की तस्वीर नहीं है। वर्ष 1998 में इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक ने 20,000 रुपए का एक नोट जारी किया था, 20,000 रुपए का, जिस पर गणेश जी की तस्वीर थी। लेकिन उस समय बहुत ही निर्धारित संख्या में ऐसे कुछ खास नोट छापे गए थे, बहुत कम कंट्रोल्ड संख्या में। और फिर 2008 में इन नोटों को बंद भी कर दिया गया था और तब कहा गया था कि जिन लोगों के पास ऐसे नोट हैं वो वर्ष 2018 तक इन्हें बैंकों में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक और बात, इंडोनेशिया में 6 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। 6 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए वहां नोटों पर अलग अलग धर्मों के प्रतीक चिन्हों की तस्वीरें अंकित करने की परंपरा पहले से रही है। वहां हर धर्म के तस्वीरें जो हैं, उनके देवी देवताओं की, भगवान की तस्वीरें छपती रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की ही छप रही है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे देश में सरकार किसी खास मौके पर किसी भगवान या किसी नेता या किसी क्रांतिकारी या फिर किसी दिवंगत नेता की तस्वीर वाली कोई खास डाक टिकट जारी करती है। हमारे यहां भी डाक टिकट के मामले में ऐसा होता रहता है। वर्ष 2018 में जब हमारी टीम जकार्ता गई थी, तब हमें वहां पर एक परिवार मिला था जिसने गणेश जी की तस्वीर वाले इस नोट को बड़ा संभाल कर रखा हुआ था। आज उस रिपोर्ट के कुछ अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। बहुत सहेज कर आपने इस करेंसी को 20,000 के नोट को रखा है अपने पास। हाँ, हमने सालों से उसको मतलब बहुत अच्छे से मनी पेपर संभाल के रखा है। जहाँ पर गणेश जी की ये मूर्ति हमें दिख रही है, ये 20,000 का नोट है और इसकी छपाई का साल हमें 1998 ये है साल जब ये छापा गया था। लेकिन आपको हम साथ में ये भी बता दें कि अब ये करेंसी चलन में यहाँ पर नहीं है। ये उस दौर में जरूर काफी सालों तक इस्तेमाल होता था। अभी जितने भी करेंसी यहाँ पर चल रही है उसमें कोई भी गणेश
प्रतिमा के साथ कोई भी किसी में भी गणेश जी का चित्र नहीं है। ये जो हिंदू संस्कृति है, ये हिंदू वर्ड्स है, वो सब इसमें रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो मेरी सहयोगी श्वेता सिंह 2018 में भी इंडोनेशिया गई थी और तब उन्होंने वहां से ये रिपोर्ट भेजी थी। यानी 2018 में भी ये सब बंद हो चुका था, लेकिन एक हिंदू परिवार है जिसने उस नोट को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। अब ये बात शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पता नहीं होगी कि ये नोट 2008 में बंद हो चुके हैं और वहां पर ये थोड़े से संख्या में एक नोट जो है जारी किए गए थे। इसलिए आज हमने इस दावे को फैक्ट चेक करके बाकायदा सबूतों के साथ आपके सामने आज पेश किया है। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती है और इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और हम भी आज आप सबकी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनका जन्मदिन है। लेकिन भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज जवाहरलाल नेहरू को उनकी इस जयंती पर तोहफे में फूलों वाला नहीं बल्कि 5 भूलों वाला एक लेख गिफ्ट दिया है, जो कांग्रेस पार्टी और नेहरू परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, चुभा होगा उनको। किरण रिजिजू ने अपने इस लेख में उन 5 भूलों का जिक्र किया है जो नेहरू ने कश्मीर को लेकर की थी और बड़ी बात यह है कि ये सभी बातें पंडित नेहरू द्वारा दिए गए भाषणों और उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियों से ही ली गई हैं। इसलिए इसमें और किसी स्वतंत्र लेखक की बात नहीं की गई है, सुनी सुनाई बात नहीं की गई है। इसमें वो तमाम लेख और भाषणों के आधार पर ये 5 भूल निकाली गई हैं और इस पूरे लेख का सार ये है कि पंडित नेहरू ने कश्मीर के भारत में विलय को लेकर जो नीति अपनाई, वो नीति थी शेख अब्दुल्ला फर्स्ट और इंडिया सेकेंड। कश्मीर को लेकर नेहरू की पहली गलती थी दोस्ती के लिए देश के हितों की अनदेखी करना, क्योंकि वो शेख अब्दुल्ला के दोस्त थे। जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने आजादी से पहले ही जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर के विलय का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब नेहरू ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो सिर्फ विलय के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि वो इसके साथ कुछ और भी चाहते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने 24 जुलाई 1952 को भारत की संसद में दिए अपने ही एक भाषण में किया था और इसमें पंडित नेहरू कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने पहली बार जुलाई 1947 में कश्मीर के भारत में विलय की बात कही थी, लेकिन तब यह प्रस्ताव अनौपचारिक था। लेकिन अगर नेहरू इसे गंभीरता से लेते तो शायद कश्मीर आजादी के साथ ही भारत में उसका विलय हो जाता और 1947 में वहां पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात कभी ना बनते। ऐसा पंडित नेहरू ने कहा है और इसके अंदर बाकायदा ये बताया गया है। आज मैं वो सारे तस्वीरें लेकर आया हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं। अपने उस भाषण में 24 जुलाई 1952 को उन्होंने कहा संसद में, इट केम अप बिफोर अस इनफॉर्मली राउंड अबाउट जुलाई और द मिडल ऑफ जुलाई. We had contacts with the popular organization there, the National Conference and its leaders, and we had contacts with the Maharaja's government also. ऐसा वो मान रहे हैं. और बाद में उन्होंने कहा 21 अक्टूबर 1947 को भी उनका एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि इट विल प्रोबेबली बी अनडिजायरेबल टू मेक एनी डिक्लेरेशन ऑफ अडेशन टू द इंडियन यूनियन एट दिस स्टेज. ऐसा वो कहते हैं कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ राजा से बातचीत नहीं करना चाहते थे, प्रजा से भी बातचीत करना चाहते थे. असल में नेहरू चाहते थे कि कश्मीर के महाराजा के नियंत्रण में, कश्मीर महाराजा के नियंत्रण में नहीं बल्कि शेख अब्दुल्ला के नियंत्रण में रहे. इसलिए वो कश्मीर को लेकर जो भी फैसला लेते थे उसमें वो पहले शेख अब्दुल्ला का हित देखते थे और बाद में भारत का हित और उसके भी बाद में कश्मीर का हित. मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में तब क्या कहा था. वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं. आप देखिए. वो क्या कहते हैं, ये उन्हीं का भाषण में कोट कर रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं, वी डिड नॉट वांट अ मेयर एक्सेशन फ्रॉम द टॉप बट एन एसोसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ हर पीपल. ऑफ हर पीपल मतलब पीपल ऑफ कश्मीर. इंडीड वी डिड नॉट एनकरेज एनी रैपिड डिसीजन. हमने कोई भी रैपिड डिसीजन को एनकरेज नहीं किया, यानी जल्दबाजी में हमने कोई फैसला नहीं किया. यह भी उनके भाषण से ही लिया गया है.
उनकी दूसरी गलती थी आजादी के बाद भी कश्मीर के विलय को बार बार टालना, जिससे पाकिस्तान को उस समय सबसे ज्यादा फायदा हुआ और उसे हमला करने के लिए और समय मिल गया। 21 अक्टूबर 1947 को पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री MC महाजन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वो कहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत में कश्मीर के विलय की घोषणा करना संभव नहीं है। यानी इस लाइन से आपको यह पता चलेगा कि महाराजा हरि सिंह नेहरू को कश्मीर के विलय के लिए कह रहे थे, लेकिन नेहरू अलग अलग कारणों से इसे बार बार टाल रहे थे। अब बड़ी बात यह है कि क्यों टाल रहे थे। तीसरी उनकी गलती थी कश्मीर पर बार बार जनमत संग्रह की बात करना, ताकि शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक जड़ें और ज्यादा मजबूत हो सके। 25 नवंबर 1947 को पंडित नेहरू ने भारत की संसद में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के साथ समझौता करके कश्मीर का भारत में विलय नहीं करना, बल्कि हम आम लोगों से उनका मत जानकर कश्मीर का फैसला करना चाहते हैं और भारत कश्मीर को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने नेहरू की इसी भूल का फायदा उठाया और कश्मीर पर हमला बोल दिया। चौथी भूल थी शेख अब्दुल्ला से दोस्ती के लिए महाराजा हरि सिंह का लगातार विरोध करना। 20 मई 1947 को कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष JB कृपलानी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि महाराजा हरि सिंह भारत में कश्मीर के विलय को लेकर बहुत गंभीर थे और वो चाहते थे कि भारत इस पर जल्द से जल्द फैसला ले। लेकिन नेहरू को लगता था कि अगर उन्होंने विलय को मंजूरी दे दी तो इससे उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला की राजनीति को जबरदस्त नुकसान होगा। असल में आजादी से एक साल पहले 1946 में शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उनका मकसद था महाराजा हरि सिंह को वहां से हटाकर खुद को कश्मीर की सत्ता में स्थापित करना। यह हिंदू मुसलमान सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने किया था। एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह एक डोगरा राजा थे और डोगरा होने के नाते उनका भी कश्मीर पर उतना ही अधिकार था जितना किसी और नागरिक का। लेकिन शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर जो है वो मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही रहे और उस पर मुसलमानों का ही शासन रहे। इसलिए वो धार्मिक आधार पर महाराजा हरि सिंह को वहां से हटाना चाहते थे कि एक हिंदू राजा हम पर राज नहीं कर सकता। और जवाहरलाल नेहरू पीछे से शेख अब्दुल्ला की मदद कर रहे थे ये सब करने में, जबकि महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर का भारत में पहले विलय हो जाए और शेख अब्दुल्ला उनके खिलाफ ये आंदोलन ना चलाएं और बाद में वो शेख अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते। लेकिन नेहरू ने शेख अब्दुल्ला का साथ दिया और महाराजा हरि सिंह के बार बार कहने पर भी कश्मीर के विलय के प्रस्ताव पर वो अपनी सहमति दे नहीं रहे थे, क्योंकि महाराजा हरि सिंह वो नहीं कर रहे थे जो नेहरू चाहते थे। और पांचवी भूल ये थी नेहरू की कि कश्मीर की विलय की बजाय शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए महाराजा हरि सिंह पर वो दबाव बनाते रहे। यानी कश्मीर को लेकर नेहरू की जो नीति थी उसका मकसद था शेख अब्दुल्ला फर्स्ट और इंडिया सेकेंड। जो भी मैंने लेख लिखा और कश्मीर का मुद्दा जो सामने में आज दुनिया के सामने में एक मुद्दा बन के खड़ा होके बैठा हुआ है, उसके बारे में किस कारण से ये मुद्दा खड़ा हो गया, चाहे वो विलय करने में नेहरू जी ने देरी कराया हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में मुद्दा को ले जाकर के अंतर्राष्ट्रीय का एक विवादित मुद्दा बनाया, या कश्मीर को बिना मतलब एक हवाले कर दिया जहां पाकिस्तान भी अपना एक दावा ठोक रहे हैं या वो इंटरफेयर कर रहे हैं। ये सारा मौका किसने दिया और किसने दिया? जो देश के सामने में बार बार कांग्रेस की तरफ से कही गई थी कि कश्मीर का विलय भारत के साथ में जो 47 में बाकी जो अपने राज्यों के साथ में जिस तरीके से हुए थे वैसे क्यों नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर में ठोक दिया था। ये कहा गया था कि महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ विलय करने के लिए आनाकानी कर रहे थे, ये नैरेटिव रखा गया था। जब हमने संविधान सभा में जो बातें हुई थी पहले और बाद में लोकसभा में जो नेहरू जी ने जो बातें कही गई थी और उसके अन्य भी जो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो रिकॉर्ड्स है सारा का जब देखा तो ये तो गलत बात देश के सामने में रखा गया है। क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 में भारत का आज़ादी हुई थी उससे पहले
महाराजा हरि सिंह जी ने नेहरू जी से बात किया और भारत के साथ विलय करने का प्रपोजल भी रखा। तो वो प्रपोजल को किस तरीके से नेहरू जी ने नकारा था, ये नेहरू जी ने अपने शब्दों में फिर पीछे उसने बताया। दुनिया भर में स्मार्ट गैजेट्स का चलन बढ़ता जा रहा है। आज आप स्मार्टफोन खरीदते हैं, स्मार्ट टीवी खरीदते हैं, अब स्मार्ट कार्स भी बाजार में आ गई हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के पास स्मार्ट कार्स होंगी। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले नए नए गैजेट्स जो इंटरनेट से चलते हैं वो आपके पास आ रहे हैं। और इन सब में जो मेन बात है वो ये कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होता जा रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका फोन, आपका टीवी, आपकी गाड़ी वो खुद ज्यादातर फैसले लेता है ताकि आप आराम से बैठ सकें। लेकिन अगर सब कुछ इतना स्मार्ट हो गया तो आगे चलकर क्या परेशानी खड़ी हो सकती है, आपको बताते हैं। ये समझने से पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो चीन से आई हैं। ये टेस्ला कंपनी की एक ऑटो पायलट कार है जिसका सॉफ्टवेयर अचानक क्रैश हो गया और इसके बाद ये कार पूरी तरह से काबू से बाहर हो गई, बेकाबू हो गई और सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। इसकी स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसका ड्राइवर इसे रोकना चाहता था लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही और इसके बाद इस गाड़ी ने कई एक्सीडेंट्स किए और 2 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। इस गाड़ी में यह गड़बड़ी उस समय आई जब ड्राइवर इसे पार्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक पार्किंग बटन ने काम करना बंद कर दिया और यह गाड़ी असल में पार्क होने के बजाय तेजी से भागने लगी, कंट्रोल से बाहर हो गई और इस तरह सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी जो आप देख रहे हैं। स्मार्ट कार अगर बेकाबू हो जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है, इसकी कल्पना आज से 5 साल पहले हॉलीवुड की एक फिल्म में की गई थी जिसका नाम था फास्ट एंड फ्यूरियस। इस फिल्म का वो अंश आपको दिखाते हैं और वो आपको ये बताता है कि भविष्य में जैसे आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है, अगर किसी ने आपकी स्मार्ट कार को भी हैक कर लिया तो क्या हो सकता है, वो इसमें दिखाया गया था। तो ये भविष्य है क्योंकि ये जो गाड़ी जिसके बारे में हमने आपको बताया इसे कार ऑफ द फ्यूचर कहकर बेचा जाता है कि ये भविष्य की गाड़ी है। टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है लेकिन चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं और आप सोचिए किसी दिन आपकी स्मार्ट कार में भी कोई इसी तरह का कोई माल फंक्शनिंग होना शुरू हो गया, इसी तरह से वो बेकाबू हो गई तो क्या होगा। नेली ब्लाई ने वर्ष 1889 में आज ही के दिन पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। नेली ब्लाई एक अमेरिकी पत्रकार थीं जिन्होंने ये यात्रा स्टीम शिप्स और रेल की मदद से की। नेली ब्लाई को यह प्रेरणा फ्रेंच लेखक जूल्स वर्ने द्वारा लिखी गई एक क्लासिक एडवेंचर नॉवल से मिली थी जिसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। नेली ब्लाई ने करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा 72 दिनों में पूरी की थी। आज ही के दिन वर्ष 1886 में जर्मन आविष्कारक फ्रेडरिक सोनेनेन ने कागज में छेद करने वाले एक गैजेट का पेटेंट कराया था। हालांकि इस गैजेट का आविष्कार बेंजामिन स्मिथ ने किया था लेकिन बाद में फ्रेडरिक ने इसमें सुधार करते हुए इसका एक बेहतर वर्जन बनाया और इसे पेटेंट करवा लिया। इस डिजिटल दौर में भले ही होल पंच का इस्तेमाल कम हो जाए लेकिन 100 सालों से भी ज्यादा समय तक लाखों दफ्तरों की मेज पर इस आविष्कार ने लोगों की बहुत मदद की है और आपने भी शायद इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा कागज में पंच करने के लिए, बड़ी बड़ी फाइल्स में जब आप कागज रखते हैं।